प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है मिनरल अपटेक अथवा खनिज पोषकों का अवशोषण या अंतःग्रहण की प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मिनरल अपटेक से रिलेटेड हमने 2 क्लास में डिस्कस किया था कि सॉइल में मिनरल्स किस रूप में प्रेजेंट होते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है। मिनरल का किस प्रकार से अंतःग्रहण होता है। तो पहला अंतःग्रहण का जो भाग हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्धता किस प्रकार से होती है के बारे में पढ़ा था। और दूसरा इसका होता है कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अवशोषण की क्रिया कैसे होती है। उसके बाद में अवशोषित तत्वों का ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, मूल सतह के द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिजों का अवशोषण 2 विधि द्वारा होता है। एक होता है निष्क्रिय विधि और दूसरी होती है सक्रिय विधि। हमें ये भी जानकारी हो गई थी कि वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है वो निष्क्रिय आयन अवशोषण विधि कहलाती है, जबकि जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है वो सक्रिय आयन अवशोषण विधि होती है। इन दोनों प्रकार की मैकेनिज्म को हमें पढ़ना है। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे केवल पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन से संबंधित वो प्रक्रिया जिसमें आयन अवशोषण के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता या उपपसीय क्रिया सम्मिलित नहीं होती। हम उसको पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन अथवा निष्क्रिय आयन अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय आयन अवशोषण मैकेनिज्म को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा कई प्रकार की थ्योरी दी गई है, जैसे मास फ्लो थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी, डोनन इक्विलिब्रियम और डिफ्यूजन थ्योरी। तो हम इस आज की क्लास में इन चारों प्रकार के थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आयन का अवशोषण होता है। सबसे पहले मास फ्लो थ्योरी अथवा द्रव्य प्रवाह सिद्धांत है। इस सिद्धांत को बल्क फ्लो थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी का समर्थन रसेल और बार्बर के द्वारा 1960 में किया गया था। लिपुस्की ने रेडियो एक्टिव तत्वों की सहायता से इस थ्योरी को सिद्ध किया था। इन्होंने ये बताया था कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला वाष्पो उत्सर्जन आकर्षण बल या खींचाव बल के कारण द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विकसित होता है और उसी प्रेशर के कारण मूल सतह के द्वारा विभिन्न प्रकार के लवणों का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार बहुत अधिक मात्रा में द्रव स्थितिक दाब के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर के कारण, खिंचाव बल के कारण लवणों का अवशोषण होता है। द्रव स्थितिक दाब वाष्पो उत्सर्जन आकर्षण बल की तुलना में कई गुना अधिक विकसित होता है। लेकिन इस सिद्धांत के विरोध में एक ऑब्जेक्शन आया। ऑब्जेक्शन ये था कि क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ट्रांसपीरेशन के इक्वल होता है या अलग अलग होता है। और दूसरा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत, प्राशन सांद्रता के विपरीत भी लवणों का एक्युमुलेशन अथवा संग्रहण होता है। तो प्राशन सांद्रता के विपरीत पादपों में किस प्रकार से लवणों का अवशोषण होता है, इस क्रिया को इस सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है। इसीलिए दूसरे मत की आवश्यकता पड़ी और दूसरा मत है आयन एक्सचेंज मेथड या थ्योरी। सेकंड थ्योरी है आयन एक्सचेंज थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार समान आवेशित आयनों के मध्य एक्सचेंज के द्वारा मूल की सतह पर आयन अवशोषित होते हैं। सामान्य तौर पर हम
बात करते हैं इसकी रूट की। इस रूट की बाह्य सतह पर धन आयन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन धन आयन या हाइड्रोक्सिल और रेनाइन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसकी बाह्य सतह पर या आउटर सॉल्यूशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयन जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि पॉजिटिव प्रकार के और Cl, Br इत्यादि नेगेटिव प्रकार के आयन्स मौजूद होते हैं। रूट की सरफेस पर धन आयन और OH ऋण आयन जल के अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप डेवलप होते हैं। मृदा के अंदर पाए जाने वाले ये आयन लगातार दोलयमान होते हैं, इसलिए समान आवेश एक दूसरे के पास मारने के पर प्रतिकर्षण के कारण इस पोटेशियम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाता है, पोटेशियम आयन आ जाता है, सोडियम आयन आ जाता है या फिर कैल्शियम आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस OH के द्वारा ये Cl प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप OH के स्थान पर Cl आ जाता है और OH मृदा के अंदर मुक्त हो जाता है, जो जल वापस प्रोटॉन के साथ मिल करके H2O का निर्माण कर देता है या फिर Br इसी OH नेगेटिव चार्ज के द्वारा मूल की सतह पर ट्रांसफर हो जाता है। रूट सरफेस पर पॉजिटिव आयन ट्रांसफर होने के बाद में वो प्रासरणीय रूप से न्यूट्रल हो जाते हैं। इसके कारण आसानी से मृदा में उपस्थित दूसरे अन्य पॉजिटिव आयन से ये पोटेशियम ट्रांसफर नहीं होता, अर्थात ये मूल सतह पर मजबूती से जुड़ा रहता है। इसकी सांद्रता मूल सतह पर अधिक होने पर यह आसानी से आंतरिक भाग की ओर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार का Cl और Br भी इस मूल सतह पर अधिक मजबूती से उदासीन अवस्था होने के कारण स्थापित रहता है। यदि ये पोटेशियम आयन या पॉजिटिव आयन रूट सरफेस पे जाने के बाद या उस पर अधिशोषित होने के बाद में प्रासरणीय रूप से या ऑस्मोटिक प्रारूप से न्यूट्रल नहीं हो, उस स्थिति में समान आवेश जैसे सोडियम और पोटेशियम या कैल्शियम या पोटेशियम में समान आवेश होने के कारण कैल्शियम पोटेशियम को आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयन एक्सचेंज थ्योरी के अंतर्गत पोटेशियम प्रोटॉन के द्वारा धन आयन को रूट सरफेस पर प्रतिस्थापित किया जाता है, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा नेगेटिव चार्ज युक्त आयन्स को ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि ये सभी तत्वों का इस प्रकार से अधिशोषण होता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए आयन एक्सचेंज थ्योरी के बाद में एक नई परिकल्पना विकसित की गई, उसको नाम देते हैं डोनन इक्विलिब्रियम या डोनेन साम्यावस्था। डोनेन साम्यावस्था FG डोनेन के द्वारा 1929 में प्रतिपादित की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका के आंतरिक भाग पे या कोशिका रस में नेगेटिव चार्ज युक्त आयन अधिक होते हैं, नेगेटिव आयन से ज़्यादा होते हैं, और ये कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन इन नेगेटिव आयन्स के लिए अपारगम्य होती है, इम्परमेबल होती है। यहाँ से नेगेटिव आयन बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसकी बाह्य सतह पर आउटर सरफेस पर उपस्थित पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन समान रूप से पारगम्यता प्रदर्शित करती है। यानी बाह्य सतह पर उपस्थित नेगेटिव और पॉजिटिव आयन आंतरिक सतह की ओर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आंतरिक सतह पर उपस्थित नेगेटिव आयन्स बाहर नहीं निकल सकते। आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले नेगेटिव आयन्स को न्यूट्रल करने के लिए बाह्य सतह से पॉजिटिव आयन अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड। और इसके साथ साथ में पोटेशियम आयन के साथ साथ नेगेटिव आयन भी इसके आंतरिक भाग की ओर प्रवेशित होते हैं। फलस्वरूप पहले से मौजूद नेगेटिव आयन्स और प्रवेशित होने वाले नेगेटिव आयन्स के कारण इनको न्यूट्रल करने के लिए अधिक मात्रा में पॉजिटिव आयन की आवश्यकता
पड़ेगी। मान लेते हैं 9 नेगेटिव जाते हैं तो 12 पॉजिटिव आयन पहले से ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन की संख्या होती है वो अधिक हो जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बाह्य वातावरण आंतरिक वातावरण के अंदर समानता उत्पन्न या साम्यावस्था उत्पन्न नहीं होती। इस क्रिया को नाम देते हैं डोनन साम्यावस्था। डोनन साम्यावस्था को एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसको डोनियन साम्यावस्था समीकरण कहते हैं। समीकरण यह है कि कोशिका में उपस्थित धनायन और आउटर सरफेस या आउटर स्पेस या बाह्य दिक स्थान आउटर सरफेस में उपस्थित धनायन का अनुपात हमेशा बराबर होता है आउटर स्पेस में उपस्थित एनाइन और कोशिका रस में उपस्थित एनाइन के अनुपात के बराबर। तो धनायन का अनुपात और ऋणायन का अनुपात सदैव समान बना रहता है। इस क्रिया को नाम देते हैं डोनन साम्य अवस्था। निष्क्रिय अवशोषण की नेक्स्ट थ्योरी है डिफ्यूजन थ्योरी, या हम इसको हिंदी में कहते हैं विसरण विधि के द्वारा आयनों का पारगमन। कोशिका झिल्ली से, फॉर एग्जाम्पल एक कोशिका झिल्ली है, इसकी बाह्य सतह पर यदि आयन की सांद्रता अधिक है तो वो सामान्य रूप से विसरण विधि के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होता है। तो अधिक सांद्रता यदि आउटर सरफेस पे है तो वो आउटर सरफेस से इनर सरफेस की ओर ट्रांसफर होता है। सामान्य तौर पर विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है। तो ये हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही होता है। यदि वो सांद्रता प्रवणता या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की विपरीत होता है तो उस कंडीशन में उसमें एनर्जी प्रयुक्त होती है, जबकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की फ्लो में होने पर एनर्जी प्रयुक्त नहीं होती है। इस प्रकार से इस कोशिका कला जिससे ये आयंस ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होने की ये क्रिया एक विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनल के द्वारा होती है जिसको पोर कहते हैं। इस पोर के आकार के आधार पर कोई आयन आसानी से बाह्य माध्यम से आंतरिक माध्यम की ओर ट्रांसफर होते हैं। डिपेंड किस पे करता है? आकार पर। किसकी? पोर के आकार पर। इसका मतलब सभी प्रकार के आयन किसी एक प्रकार की पोर स्ट्रक्चर या प्रोटीन चैनल से पार नहीं हो सकती। डिपेंड करेगा पोर के आकार के आधार पर। यदि बड़े आकार के प्रोटीन चैनल्स हैं तो उस स्थिति में बाह्य सतह से अधिक मात्रा में अणु या आयंस आसानी से और तेज गति से विकसित होते हुए आंतरिक सतह की ओर ट्रांसफर होते हैं। यदि छोटे आकार के पोर होते हैं उस स्थिति में विसरण की क्रिया प्रभावित होती है। कभी कभी सभी प्रकार के आयंस आसानी से इस प्रोटीन चैनल के द्वारा आंतरिक भाग की ओर ट्रांसफर नहीं होते। उस स्थिति में यहाँ पर इस चैनल के पास में या प्लाज्मा कला में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें वेक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे? वेक्टर। और ये वेक्टर इस प्रोटीन चैनल से होते हुए आसानी से आंतरिक भाग में प्रवेशित होते हैं और बाहर की ओर आते हैं। तो बाह्य सतह से इस आयंस को ग्रहण करके प्रोटीन चैनल्स के माध्यम से होते हुए आंतरिक सतह पर जाकर के उसको मुक्त करते हैं। वेक्टर के माध्यम से या कैरियर के माध्यम से किसी आयन के ट्रांसफर होने की क्रिया जो कि विसरण क्रिया के द्वारा होती है वाहक माध्यस्थ विसरण या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन कहलाता है। कब प्रयुक्त होगी? जब सामान्य प्रक्रिया के द्वारा या सामान्य विसरण क्रिया के द्वारा आयन आंतरिक द्विक स्थान की ओर स्थानांतरित नहीं होते, तब उन आयंस को अवशोषित करने के लिए विशेष प्रकार की प्रोटीन अणु पाए जाते हैं जिन्हें कैरियर कहते हैं और वो आयंस को ग्रहण करके आंतरिक भाग में मुक्त कर देते हैं। हालांकि वाहक माध्यस्थ विसरण या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन भी विसरण क्रिया के अनुसार ही सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने निष्क्रिय अवशोषण की कुल 4
विधियों को पढ़ा। पहली है मास फ्लो थ्योरी, दूसरी आयन एक्सचेंज, तीसरी डोनेन साम्यावस्था और चौथी डिफ्यूजन थ्योरी। हम डिस्कस करते हैं कि इतने सिद्धांत होते हुए भी, इतनी विधियाँ होते हुए भी निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा लवणों का अवशोषण होता है, इसके संबंध में भी कई प्रकार के ऑब्जेक्शन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा लगाए गए। तो ऐसे कौन से वे लक्षण हैं, वे ऑब्जेक्शन हैं जो निष्क्रिय अवशोषण को प्रभावित करते हैं और उसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा निष्क्रिय अवशोषण को समझाने के बावजूद भी कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी उपस्थिति के कारण लवण अवशोषण की दर प्रभावित होती है, और इसी कारण इस निष्क्रिय अवशोषण के संदर्भ में कई प्रकार की आपत्तियां वैज्ञानिकों के द्वारा दर्ज की गई है। जिसमें पहली आपत्ति है कि लवण अवशोषण की दर वाष्पो उत्सर्जन की दर से बिल्कुल भिन्न होती है, या लवण अवशोषण की दर विसरण की दर से बिल्कुल ही अलग होती है। वास्तविक प्रारूप से लवण अवशोषण की दर विसरण की दर की तुलना में कई गुना अधिक होती है। तो अवशोषण अधिक होता है, लेकिन उस तुलना में विसरण के द्वारा उसका अवशोषण नहीं हो सकता, इसीलिए पहले ऑब्जेक्शन लगाया गया। दूसरा ऑब्जेक्शन उपापचयी क्रियाओं से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत ऐसा पाया गया कि श्वसन क्रिया में वृद्धि होने के कारण लवणों का संग्रहण और अवशोषण बहुत अधिक होता है। इसी को प्रेरित लवण श्वसन कहा गया। लवणीय मृदा में किसी पौधे को उगाने पर उसकी श्वसन क्रिया में वृद्धि होती है, उसको लवणीय श्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्रिया में वृद्धि हुई अर्थात लवणों का संग्रहण अचानक बढ़ा। दूसरा, लवण अवशोषण की दर प्रभावित होती है ऑक्सीजन की दर से। ऐसा देखा गया है कि लवणों के अवशोषण के दौरान ऑक्सीजन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के इनहिबिटर जो श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या निरोधक एंजाइम है, इनकी उपस्थिति में चूंकि श्वसन क्रिया कम होती है, इसलिए उस दौरान लवणों का संग्रहण भी कम होता है, अवशोषण कम होता है। इसके अतिरिक्त पीएच, प्रकाश की मात्रा, अवधि, वृद्धि, ऑक्सीजन तनाव इत्यादि भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लवण अवशोषण को प्रभावित करते हैं। श्वसन क्रिया प्रभावित होने के कारण लवणों का अवशोषण होता है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया में क्या समझाया जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की उपापचयी क्रिया सम्मिलित नहीं होती है, तो उपापचयी क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती। लेकिन श्वसन क्या है, एक उपापचयी क्रिया है, इसके द्वारा डायरेक्ट ये प्रभावित होता है। इसका मतलब कहीं न कहीं निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा लवणों का संग्रहण अवशोषण नहीं होता। तीसरा ऑब्जेक्शन ये कहता है कि सामान्य रूप से विसरण क्रिया के द्वारा प्रासरण प्रवणता के फलों में ही अवशोषण होता है। कभी भी प्रासरण प्रवणता के विरोध लवणों का अवशोषण नहीं होता। ये विसरण निष्क्रिय की अवशोषण के अपोजिट आता है। ऐसा देखा गया है कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की विपरीत भी पादपों में लवणों का अवशोषण होता है और संग्रहण होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये देखा गया कि हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकेनम, नाइटेला ट्रांसल्यूसेंस और केरा ऑस्ट्रेलिस जैसे पादपों में सांद्रता प्रवणता के विपरीत पोटेशियम आयन का संग्रहण लगभग 1000 गुना अधिक देखा गया। कितना? पोटेशियम आयन का 1000 गुना अधिक, जबकि ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जहाँ पे पहले से अधिक मात्रा में पोटेशियम आयन संग्रहित है, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र के अंदर और पोटेशियम आयनों का संग्रहण होता है, जबकि विसरण क्रिया के द्वारा यह संपन्न नहीं होता, संभव भी नहीं हो पाता। इसीलिए निष्क्रिय अवशोषण
कि इस क्रिया को अधिकांश वैज्ञानिकों के द्वारा खारिज कर दी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सक्रिय लवण अवशोषण की विभिन्न क्रियाओं के बारे में। थैंक यू।